राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कवि सेनापति का अध्ययन कर रहे हैं। उनके कवित्व जो श्रृंगार वर्णन से संबंधित है, उनका क्रम यहाँ चल रहा है। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सोहई संग आली रही रति हु के उरसाली, जोबन गरूर चाल चलती दुरद की, कहई मुस्काई बात फूल से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की। छाई रही भरपूरी पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मूरी मदन दरद की, मुख मृग लंछन सो कटी मृग राज किसी, मृग के से दृग भाल बैंदी मृग मद की। यहाँ पर कवि सेनापति नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए, नायिका के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए, नायिका की आभा, नायिका के शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं, उनको अनेक उपमानों के माध्यम से व्यक्त करते हुए जो कह रहे हैं उसका वर्णन। सोहई संग आली, अपनी सखी के साथ नायिका जिस तरह से सुशोभित हो रही है, उसका रूप जिस तरह से लुभावना लग रहा है। रही रति हु के उरसाली, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि रति जो कामदेव की पत्नी है, संसार में सौंदर्य की अनुपम प्रतिमा है और सबसे सुंदर स्त्री मानी गई है, उसके हृदय में भी सालती है। यानी रति के सौंदर्य के सामने नायिका का जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि रति को भी ईर्ष्या होती है, उसके हृदय में भी पीड़ा होती है। जोबन गरूर चाल चलती दुरद की, और नायिका का जो यौवन है वो अपने चरम पर है, इसलिए यौवन के कारण मदमस्त होकर, अपने सौंदर्य से परिपूरित होकर नायिका जिस तरह से मदमस्त चाल से चलती है, वो चाल गर्वीली है, मतवाली है और किसी मदमस्त हथिनी के समान, गजनी के समान गजगामिनी चाल से चलती है। कही मुस्काई बात फूल से झरत जात, और नायिका का जो माधुर्य है वो उसकी मुस्कान से कुछ इस तरह से प्रकट होता है कि कही मुस्काई बात, मुस्कुराकर जब कोई बात कहती है, फूल से झरत जात, तो नायिका को देखकर ऐसा लगता है मानो मुख से फूलों की वर्षा हो रही है। सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, सेनापति कवि कहते हैं कि नायिका का जो लावण्य है, नायिका की जो धवल आभा है, वो शरद ऋतु की चंद्रमा के समान चारों तरफ आनंद प्रदान करने वाली है, प्रफुल्लता फैलाने वाली है, चारों तरफ शीतलता फैलाने वाली है। अर्थात नायिका का जो सौंदर्य है वो बिल्कुल गौर्ण वर्ण से युक्त है और आभा युक्त है, चांदनी के समान। जो भी नायिका के सौंदर्य को देखता है उसकी आंखों में शीतलता का अनुभव कराने वाली है। छाई रही भरपूरी पहिरे कपूरी धूरी, नायिका ने अपने अंग प्रत्यंगों पर कपूर, चंदन आदि कई तरह के जो अंगराग हैं उनका लेप कर रखा है, जिससे कपूर की सुगंध से, कपूर की शीतलता जहाँ जहाँ नायिका गुजरती है वहाँ भरपूर रूप से छा जाती है। नागरी अमर मूरी मदन दरद की, और नागरी जो चतुर नायिका है वो अमर मूरी, मूरी कहते हैं संजीवनी को, तो जो नायिका है वो मानो मदन अर्थात कामदेव के द्वारा जो दर्द दिया जाता है, या जो काम पीड़ा का दर्द है, या श्रृंगार का जो दर्द है, प्रेम का जो दर्द है, उसके लिए ये सुंदर और चतुर नायिका अमर मूरी के समान है, संजीवनी बूटी के समान व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाली है, व्यक्ति के जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसका हरण करने वाली है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम पीड़ा से युक्त व्यक्ति है उसको सुख प्रदान करती है, उसको पीड़ा मुक्त करती है। मुग मृग लंछन सो कटी मृग राज कीसी, अब यहाँ नायिका के जो मुखमंडल पे नायिका के जो अंग हैं उनको उपमानित करते हुए कवि कहते हैं कि नायिका का जो मुख है मृग लंछन सो, वो मृग छोने के समान है, मृग के शावकों के समान भोला भाला, और जिस तरह से हम कहते हैं मासूम सा चेहरा है नायिका का,
तो मृग लंचन को मृग के बच्चों के समान सुंदर और किसी के भी मन को मोहित करने वाला नायिका का मुख है। कट्टी मृगराज की सी और कमर शेर के समान पतली और बहुत सुडौल है। मृग के से दृग और हिरणी के समान नायिका के सुंदर तीखे और बड़े नेत्र हैं। भाल बेंदी मृगमद की और मस्तक पर नायिका ने मृगमद कस्तूरी की बिंदी को धारण कर रखा है, जो उसके सौंदर्य में चार चांद लगाता है। यहाँ पर नायिका के अंग प्रत्यंगों का अनेक उपमानों के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है। अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। और मृग लंछन सो मृगराज की सी मृग के से दृग, यहाँ पर उपमा अलंकार है। कवित्व की भाषा ब्रज है और संयोग श्रृंगार के माध्यम से, माधुर्य गुण के माध्यम से इस कवित्व की रचना की गई है। अब हम अपने अगले कवित्व की ओर चलते हैं। मालती की माल तेरे तन को परस पाई और मालतीन हूते अधिक बसाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भषण तई और न सहाती है। सेनापित श्याम तेरी सहज निकाई रिझई, काहि को सिंगार के बितवती राती है। त्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी सवाल और बास बासी जाती है। यहाँ पर नायिका का जो सुंदर रूप है उसके सामने अलंकार जितने सौंदर्य प्रसाधन है उन सबको कवि अर्थहीन बता रहे हैं, बेकार बता रहे हैं, क्योंकि नायिका का जो सहज और स्वाभाविक सौंदर्य है, जो नैसर्गिक सौंदर्य है, वो इतना अधिक है कि सोने के आभूषण या नायिका ने जो भी अंगराग लगा रखे हैं, जो भी नायिका ने अपना सुंदर दिखने के लिए, जो भी और सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो मेकअप किया है, वो यहाँ पर फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। कवि कहते हैं मालती की माल कि हे नायिका, तुमने जो मालती की माला अपने गले में धारण कर रखी है, तेरे तन को परस पाई, वो तुम्हारे तन का स्पर्श पाकर ही और मालतीन हूते, और मालती, मालती यानी जितनी भी और कामिनी स्त्रियां हैं, जितनी भी सुंदर अन्य स्त्रियां हैं, उन सब से अधिक बसाती है, तुम्हें अत्यधिक सौंदर्य प्रदान कर रही है। यानी यहाँ तुम मालती की इस माला के कारण सुंदर नहीं लग रही हो, बल्कि मालती की माला जो तुमने पहन रखी है, वो मालती की माला तुम्हारे पहनने के कारण और अधिक सुंदर दिखाई देने लगी है। और अन्य मालती की जो मालाएं हैं, अन्य मालती के जो फूल हैं, उनसे तुम्हारी माला ने कुछ अधिक सौंदर्य को धारण कर लिया है। केवल तुम्हारे तन को स्पर्श पाकर ही ये मालती की माला धन्य हो गई है। सोनई तई स्वरूप, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो सोने से भी ज़्यादा सुंदर है। तेरे तन को अनूप रूप, तुम्हारा जो गौर वर्ण है, जो पीताभ आभा लिए हुई जो वर्ण है, तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारे जो चमक है वो इतनी अधिक है, तुम्हारा जो तन है वो इतना अनुपम रूप धारण किए हुए है कि उस पर तुम जो आभूषण पहनती हो, जात रूप, जात रूप कहते हैं सोने को, तो जात रूप भषण अर्थात सोने के जो आभूषण तुमने और धारण कर लिए, तई और न सहाती है, वो तुम पर और ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि नायिका के जो शरीर की आभा है उसके सामने नायिका ने जो सोने के आभूषण धारण किए हुए हैं, वो नायिका के रूप की कांति में, शरीर की चमक में मिल जाते हैं और ये पता ही नहीं चलता कि नायिका ने आभूषण भी धारण कर रखे हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा जो सौंदर्य है उसके सामने स्वर्ण के आभूषण भी कुछ नहीं लगते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। सेनापित श्याम तेरी सहज निकाई रीझे। अब सेनापति कवि कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो पहले से ही कि श्याम जो श्री कृष्ण है, हे नायिका, हे राधिका, तेरी सहज निकाई रीझे, निकाई कहते हैं सौंदर्य को, कि जो श्री कृष्ण है वो तो तुम्हारे सहज स्वाभाविक सौंदर्य पर, बिना किसी प्रसाधन के किए हुए भी तुम्हारे स्वरूप सौंदर्य पर श्याम है वो इतने ज़्यादा रीझे हुए हैं, मोहित हैं
काहे को सिंगार कैकई बितवत राती है। तो फिर हे राधा, हे नायिका, तुम श्रृंगार करके श्री कृष्ण को रिझाने के लिए अपना समय, अपनी रात्रि व्यतीत क्यों करती हो? क्योंकि इस सौंदर्य की जो छवि है वो इतनी अधिक है कि उसके सामने अन्य किसी प्रसाधन की, अन्य किसी साज श्रृंगार की आवश्यकता ही तुम्हें नहीं। त्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी सवाल और बास बास जाती है। और भूषण को त्यारी, और जितने तुम आभूषण, जितने सुंदर वस्त्र तुम धारण करती हो, जितने अंगरागों का लेप तुम करती हो, जितना और अधिक सुंदर बनने का प्रयास करती हो, उन प्रयासों की बात ही बेकार है। वो सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे आभूषणों के लिए तो भूषण है तन तेरो, और ज़्यादा आभूषित करने के लिए, तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे अलंकारों को बढ़ाने के लिए तुम्हारा तन ही काफ़ी है। अर्थात तुम्हारे जो अंग प्रत्यंग हैं वो स्वयं ही आभूषणों के समान है। इसलिए और आभूषणों की तैयारी करना और सौंदर्य सज्जा की तैयारी करना व्यर्थ है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे अंग प्रत्यंग तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तेरी सवाल और बास बासी जाती है कि तुम जितने सुवासित पदार्थ, जितने सुगंधित पदार्थ, चंदन, कपूर, मृगमद इत्यादि जिन पदार्थों का तुम लेप करती हो, उनकी सुगंध के सामने तुम्हारे तन की जो स्वाभाविक सुगंध है, तुम्हारे शरीर की जो एक नैसर्गिक खुशबू है, उसकी खुशबू उन अंगरागों में, उन सारे लेपों में मिलकर और बास बासी जाती है और ज़्यादा सुगंधित होने लगती है। यानी जो सुगंधित द्रव्य हैं, जितने भी लेप हैं, उन सब की खुशबू तुम्हारे शरीर की खुशबू के सामने दबकर रह जाती है और तुम्हारे शरीर की खुशबू ही चारों तरफ प्रसारित होती है। इसलिए हे नायिका, तुम्हारे जो सहज और स्वाभाविक सौंदर्य की स्थिति है वो इतनी ज़्यादा प्रबल है, इतनी ज़्यादा आनंदमयी बनाने वाली है कि तुम्हें अन्य किसी प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से कवि ने नायिका के अंग प्रत्यंगों का अतिशयोक्ति के माध्यम से वर्णन किया है। इस कवित्व की भाषा भी ब्रज है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और भूषण शब्द में श्लेष अलंकार का भी वर्णन किया गया है। माधुर्य गुण है और संयोग श्रृंगार रस का वर्णन हमें इस कवित्व में देखने को मिलता है। सेनापति के अन्य कवित्व का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को कोई पद समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पर मुझे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।